हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लक्ष्य जेआईबी में 2024 की जो सीरीज है हमने आप सभी के लिए कंटिन्यू करके रखी हुई है। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आरबीडब्ल्यूएम सबसे लास्ट पेपर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि जेआईबी पास हुआ है नहीं हुआ है वो इसी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस पेपर में हमेशा टारगेट करके चलो कि मुझे कम से कम 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, 60 प्लस नंबर मुझे लाने ही लाने हैं इस पेपर में, है ना। ये हमेशा टारगेट बना के चलो, ओके। और इसी कड़ी में आरबीडब्ल्यूएम में हम आप सभी को एक, अगर आपके पास में जेआईबी का महापैक 2.0 है ना, अगर आपके पास में जेआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें हम आप सभी को प्रिपरेशन करवा रहे हैं एक टॉपिक, है ना, जिसमें जीआईबी के महापैक 2.0 में तो हमेशा ही किसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत फोकस रहता है, जिसमें हम लगातार आपको एक एक टॉपिक डिटेल में कवर कराते हैं। तो वहां पर एक टॉपिक हमने कवर किया, है ना, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नाम का टॉपिक है, वो हमने कवर किया। और उसी टॉपिक के मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। अगर आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ है तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया तो जीआईबी के महापैक 2.0 में, जो आपको adda247.com पर मिल जाएगा या adda247 एप्लीकेशन में मिल जाएगा, अभी आप अपना एनरोलमेंट करके उन सभी वीडियोस को देख लो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको जो हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। हाउ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द चार्ज इट, है ना, कार्ड का नाम है चार्ज इट कार्ड, इंट्रोड्यूस बाय जॉन बिगिंस इन 1946। 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया। फंक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन नंबर ए कहता है मर्चेंट्स वुड सेंड द स्लिप्स डायरेक्टली टू द कार्ड होल्डर्स फॉर रिम्बर्समेंट। बी कहता है यहां पर द कार्ड अलाउड कस्टमर टू पे डायरेक्टली वाया ऑनलाइन पोर्टल्स। सी लोकल मर्चेंट्स वुड फॉरवर्ड द परचेज स्लिप टू बिगिंस बैंक which would then reimburse the merchant and collect from the customers. D कहता है all the transactions were cash based and the card only serve as a poor of identity, है ना। ये क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर। तो भाई जो चार्ज इट नाम का जो कार्ड है इसको जॉन बिगिंस ने 1946 में इंट्रोड्यूस किया। एंड ये जो कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो यहां पर लोकल मर्चेंट्स के पास में जाकर इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन की जा सकती थी, है ना। जो भी लोकल मर्चेंट्स थे वो यहां पर फॉरवर्ड करते थे जो चार्ज स्लिप है किसको, बिगिंस बैंक को, और बिगिंस बैंक उन चार्ज स्लिप के अकॉर्डिंग यहां पर पेमेंट कर देता था उन मर्चेंट बैंक को, और जिनके पास में वो कार्ड होता था उनके अकाउंट से वो पैसा डेबिट कर लिया जाता था, ठीक है। तो यहां पर जो मर्चेंट है उसको रिम्बर्स किया जाता था चार्ज स्लिप के अगेंस्ट में, जो परचेज स्लिप है उनके अगेंस्ट में ये पैसा, और यहां पर कस्टमर से वो पैसा कलेक्ट किया जाता था। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ डिनर क्लब कार्ड। जो यहां पर डिनर क्लब कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, जब डिनर क्लब कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है जो मिस्टर फ्रैंक एमसी नमेरा है वांटेड टू डिजाइन ए कार्ड विद ग्लोबल एक्सेप्टेंस। बी कहता है मिस्टर रैल्फ सेंडियर्स फेस्ड इश्यूज विद मल्टीपल क्रेडिट कार्ड एंड वांटेड टू कंसोलिडेट देम, है ना, एक ही जगह। या मिस्टर फ्रैंक जो एमसी नमारा है हैड ए डाइनिंग एक्सपीरियंस वेयर ही फॉरगॉट टू हिज वॉलेट and prompting the need for an alternative to cash। तो यहां पर जो डिनर्स क्लब कार्ड है उसको इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये है, कारण ये था कि यहां पर जो मिस्टर फ्रैंक एमसी नमेरा है ना, वो यहां पर डिनर के लिए गए, और जब वो डिनर के लिए गए तो अपना जो वॉलेट है वो घर पे भूल गए, है ना, उनके पास में कैश नहीं था, है ना, पेमेंट कैसे करें यहां पर। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जिससे यहां पर, है ना, कहीं भी जाकर अगर आपके पास वॉलेट नहीं है, कैश नहीं है,
तब भी आप पेमेंट कर सके। और वहीं पर ठीक है, उनका जो डाइनिंग वाला एक्सपीरियंस था उसी से जो इजाद हुआ यहाँ पर डिनर्स क्लब कार्ड। तो डिनर्स क्लब कार्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट वो यहाँ पर कैश का अल्टरनेटिव बन सके। और आज के समय में तो ये चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एसोसिएशन दैट इवेंचुअली बिकेम नोन एज मास्टर कार्ड। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था जो यहां पर मास्टर कार्ड के नाम से आज के टाइम में जानी जाती है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एसोसिएशन दैट इवेंचुअली बिकम नोन एज मास्टर कार्ड, जिसको मास्टर कार्ड कहते हैं, पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? बैंक अमेरिका सर्विस कॉर्पोरेशन, इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन, या ग्लोबल कार्ड एसोसिएशन, या क्रेडिट कनेक्ट एसोसिएशन, किस नाम से जाना जाता था यहां पर? तो भाई इसको यहां पर पहले क्या नाम था इसका? पहले इसका नाम था ICA, इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता था, है ना। इट वाज इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन ICA। ठीक है, एंड बाद में जो इसका नाम है वो चेंज करके मास्टर कार्ड कर दिया गया। और मास्टर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर, है ना, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपके पास में अगर मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है क्रेडिट कार्ड में, तो आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लोज्ड लूप सिस्टम हाउ इज द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इन ए क्लोज्ड लूप सिस्टम, है ना, एक जो सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम है, हाउ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड। यहां पर जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है आप वो कैसे कंप्लीट होता है, वो कैसे पूरा होता है यहां पर। तो ट्रांजैक्शन डेटा इज शेयर्ड विद द थाउजेंड ऑफ मेंबर्स एंड प्रोसेस थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। बी, इट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड एंड इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टीज। सी कहता है ए सिंगल फर्म कैप्चर्स प्रोसेस ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शन डेटा कॉन्ट्रैक्टिंग डायरेक्टली विद कार्ड होल्डर्स एंड मर्चेंट्स। डी कहता है इट इन्वॉल्व सेपरेट एक्वायरिंग एंड इशूइंग बैंक एंड रिक्वायर्स द कॉर्पोरेशंस ऑफ सेवरल इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं, यहां पर जो क्लोज लूप सिस्टम है ना, जब हम किसकी क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताइए। तो यहां पर इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल फर्म है वही यहां पर कैप्चर और प्रोसेस करती है सभी जो ट्रांजैक्शन का डेटा है यहां पर, है ना, जो भी पूरा ट्रांजैक्शन का डेटा है वो कैप्चर करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। एंड जो भी यहां पर कार्ड होल्डर्स हैं और मर्चेंट होते हैं, कार्ड होल्डर जो बैंक है जिसने वो कार्ड इशू किया है, या इंस्टीट्यूशन है जिसने वो कार्ड इशू किया है। मर्चेंट कौन है? शॉपकीपर, जिसके पास में वो क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ है या इंसर्ट करके पेमेंट की गई है। तो इन दोनों के बीच में डेटा को कैप्चर करना, उसको प्रोसेस करना, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना, एक ही फर्म यहां पर काम करती है। और उसमें जो ये पेमेंट गेटवेज हैं वो सबसे बड़ा रोल यहां पर प्ले करते हैं। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और बताइए इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए, है ना, कौन सा पॉइंट है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा यहां पर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्पॉन्सर्स, है ना, जो अगर आप देखोगे यहां पर जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मैं अभी भी बोल रहा था, यहां पर जैसे नाम आता है किसका, वीजा का नाम आता है, मास्टर कार्ड का नाम आता है, रुपए का नाम आता है। तो क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में, है ना, जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है उसमें ये लोग क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, है ना, इनका प्राइमरी रोल क्या रहता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे डायरेक्टली इशू क्रेडिट कार्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर। नहीं, ये डायरेक्टली यहां पर क्रेडिट कार्ड कस्टमर को इशू नहीं करते, जारी नहीं करते यहां पर, वो तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से इशू किया जाता है। दे एक्ट सोनली एज मार्केटिंग एंटिटीज टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस फॉर द क्रेडिट कार्ड। नहीं, इनका काम मार्केटिंग करना भी नहीं होता यहां पर, है ना, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद मार्केटिंग करेगा अगर उसको अपने क्रेडिट कार्ड सेल आउट करने हैं, बेचने हैं यहां पर। दे फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन अमंग कार्ड यूजर, कार्ड एक्सेप्टर्स एंड जो भी मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है व्हाइल इंश्योरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल सही है यहां पर, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये यहां पर फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शंस। जो भी कार्ड यूजर है, जो कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है, जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है यानी मर्चेंट है, और जो भी मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है यहां पर, सो दैट ट्रांजैक्शंस यहां पर सक्सेसफुल हो सके, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा सके।
तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और बार बार इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर सकें। रिवीजन पर्पस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहें, है ना, इसलिए वीडियो में लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना सो दैट जैसे अकाउंट में सेव हो जाएंगे, एग्जाम से पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अदरवाइज यूट्यूब पर तो करोड़ों वीडियो होती हैं, खो जाएंगे, फिर बाद में मिलेंगे नहीं आपको जब आप तैयारी करने बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड विच बैंक। इंडिया में, भारत में पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था और इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहां पर फर्स्ट टाइम पहली बार क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो 1985 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर क्रेडिट कार्ड को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, 1990 में एचडीएफसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया, या 1980 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, या 1975 में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। इनमें से कौन सा नाम आता है। तो भाई हमारा जो आंसर है, तो इसका जो श्रेय है वो जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1980 में पहली बार इंडिया में फर्स्ट जो क्रेडिट कार्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया, है ना। अगर इंडिया के बैंक्स की बात करें, वैसे तो इंडिया में फॉरेन बैंक्स इंडिया में लेकर आए थे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो अगर इंडिया के बैंक की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा हम बार बार एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बार बार बात करते हैं और नाउअडेज क्रेडिट कार्ड में भी एनपीसीआई का नाम आता है क्योंकि रुपे पेमेंट गेटवे इसी की तरफ से यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर इसका, तो भाई जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑल इंडियन बैंक्स। नहीं, ये काम तो आरबीआई करता है, ये काम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है यहाँ पर। टू लॉन्च एंड मैनेज रुपे कार्ड एक्सक्लूसिवली, तो रुपे पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी यहां पर एनपीसीआई की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। रुपे पेमेंट गेटवे यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद में ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम फॉर इंडियन यूजर्स। नहीं, यहां पर इसकी तरफ से जो एनपीसीआई की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है वो ऑपरेट रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, यहां पर इंटरनेशनल लेवल में नहीं, यहां पर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो भी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का काम, जो जिम्मेदारी है वो एनपीसीआई की है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इंडिया ने जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने इंडिया में जो पेमेंट्स हैं उनको इतना आसान बना दिया, इतना इजी बना दिया कि नाउ डेज, है ना, छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर आपको 5 रुपए 10 रुपए का पेमेंट भी करना है तो आप क्यूआर कोड का क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये किसकी वजह से, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वजह से हो पाया, क्योंकि इसने यहां पर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर बहुत आसान बना दिया, काफी इजी कर दिया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ द रुपे क्रेडिट कार्ड। इनमें से कौन सा यहां पर रुपे क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट यहां पर नहीं है। उसमें रुपे गोल्ड का नाम आता है, रुपे सेलेक्ट का नाम आता है, रुपे प्लेटिनम का नाम आता है, रुपे क्लासिक का नाम आता है। तो इनमें से कौन सा रुपे क्रेडिट कार्ड का यहां पर वेरिएंट नहीं है। तो भाई इसमें रुपे गोल्ड नहीं है, ये मैंने आपको क्लास में भी दिखाए थे। तो उसमें रुपे सेलेक्ट था, रुपे प्लेटिनम, रुपे क्लासिक था, यहाँ पर ये तीनों थे, लेकिन रुपे गोल्ड वहां पर कहीं भी नाम नहीं था। तो ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा गया है या क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्रेडिट, अच्छा ये तो हो गया है यहाँ पर, है ना, ये तो अभी हमने किया ही है। उसके बाद में ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे, हु वेयर द पायनियर इन द इंडियन रिटेल क्रेडिट कार्ड मार्केट ड्यूरिंग द 1980। 1980 से इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में किसने अपनी जो छाप है छोड़ के रखी हुई है। आंध्रा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, एचएसबीसी,
HDFC बैंक एंड स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक, इनमें से कौन से बैंक हैं जिन्होंने इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में 1980 से, है ना, रोल प्ले करके रखा हुआ है? तो इसको जो पहली बार है 1980 में जो इंट्रोड्यूस किया था, जो लेकर आए थे, वो थे सिटी बैंक, HSBC बैंक। और सिटी बैंक, HSBC बैंक ने अभी भी यहां पर पूरा होल्ड बना के रखा हुआ है इंडिया में क्रेडिट कार्ड मार्केट को, है ना। सिटी बैंक, HSBC बैंक का बहुत अच्छा, है ना, बहुत बड़ा अच्छा खासा शेयर है यहाँ पर, ठीक है। उसमें HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, HSBC बैंक, है ना, 5 जो बैंक हैं, इन 5 बैंक का लगभग 90% जो शेयर है क्रेडिट कार्ड मार्केट में, इन्हीं 5 बैंक का नाम आता है यहाँ पर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहाँ पर? सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर करना है कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आपने कितना स्कोर किया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्ट्रेटजी वाज नोटेबली अडॉप्टेड बाय कैनरा बैंक टू एनहांस इट्स प्रेजेंस इन द क्रेडिट कार्ड स्पेस, है ना। यहां पर जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है, क्रेडिट कार्ड स्पेस है, उसमें इनमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट की गई कैनरा बैंक के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट बिकम द फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, गलत, है ना, कैनरा बैंक का नाम नहीं आता उसमें। बी, इट एक्सक्लूसिवली पार्टनर विद द फॉरेन बैंक टू बूस्ट इट्स क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। सी, इट pioneered the concept of franchisee and model in the credit card space to achieve critical mass. And D, it solely target rural areas for its credit card promotions. इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैनरा बैंक को इसका श्रेय जाता है, कैनरा बैंक ने ही यहां पर पहली बार फ्रेंचाइजी एंड को ब्रांडेड मॉडल को क्रेडिट कार्ड में इंट्रोड्यूस किया, है ना। जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल और को ब्रांडेड जो मॉडल है वो पहली बार कैनरा बैंक ही लेकर आया, सो दैट यहां पर ज्यादा लोगों तक पहुंच बन सके, ज्यादा लोगों तक क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज हैं वो यहां पर पहुंचाई जा सके। तो इसलिए हम किसमें, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस अकाउंट में सेव हो जाएं आपके, और आप इनको प्रैक्टिस करना 2-3 बार, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? ऑफिसर्स अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी को गुड मॉर्निंग एंड कैसे आप सभी? चलिए, तो आपका GIB का जो एग्जाम है वो होने वाला है मई 2024 में, मई 2024 में एग्जाम होगा, और मार्च से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। जिसमें अगर PPB की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका सिलेबस सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा सिलेबस है इसका, सबसे लेंदी सिलेबस है इस पेपर का। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है इस पेपर का, ठीक है। उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आप सभी को। तो लगातार हम वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं PPB के वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाएंगे, और टारगेट है कि PPB में एग्जाम में कम से कम 60+ स्कोर करना है, 60+ नंबर लाने हैं, सो दैट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करे। यहां पर एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तो एग्जाम को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए, है ना, आप क्या करें, GIB के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, उसमें एनरोलमेंट कर लो। आज से ही क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको, आज से ही तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी। और GIB का महापैक 2.0 ऐसा है जो आपको एग्जाम को फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर करा देगा, है ना। ये कोड है यहाँ पर Y195, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट आर दी एसेंशियल्स प्रिंसिपल्स आर, जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं ए बैंकर शुड कंसीडर व्हाइल लेंडिंग मनी। अगर यहां पर किसी बैंकर की तरफ से मनी को लेंडिंग की जा रही है ना, मनी लेंडिंग का काम हो रहा है, तो ऐसे केस में कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए? तो यहां पर जो प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स की बात की थी हमने, 6 प्रिंसिपल्स की बात की थी क्लास में, है ना। वो 6 प्रिंसिपल्स कौन से हैं?
तो यहां पर जो की प्रिंसिपल्स हैं लैंडिंग के, उसमें कौन कौन सा नाम आ जाएगा? सबसे पहले तो हमें सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है, जो भी लैंडिंग की है वो सेफ होनी चाहिए यहां पर। दूसरा, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है, लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी जब भी एज पर द जो भी हमने शेड्यूल बनाकर दिया है बोरोवर को, कस्टमर को, उस शेड्यूल के हिसाब से हमें पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, उसके हिसाब से पैसा आना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। लोन का पर्पस क्या है इसको समझे हम यहां पर। रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, है ना, किसी एक ही कस्टमर को, एक ही टाइप के कस्टमर को यहां पर लैंडिंग ना करें। और इसके साथ साथ सिक्योरिंग दी एडवांसेस, है ना, जो एडवांस हैं उनको हम यहां पर सिक्योर करते हुए चले। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, है ना, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी इन बैंक लैंडिंग अंटिल। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, कौन सा, जो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी है जब यहां पर बैंक में लैंडिंग करने की बात आती है, तो इनमें से कौन सा है जो उससे डायरेक्टली रिलेट करेगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है सेफ्टी इन बैंकिंग लैंडिंग emphasizing ensure the repayment of loans by assessing the borrower capacity, willingness to pay and potential income generation from the loan। तो आंसर कौन सा होगा यहां पर? जब हम प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि जो भी पैसा हमने लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जो भी पैसा हमने लोन के रूप में दिया है बाय ए बैंकर, तो उसमें बोरोवर की एबिलिटी है या नहीं है रीपेमेंट करने की। बैंकर को यहां पर यह कंफर्म करना है कि बोरोवर के पास में रीपेमेंट एबिलिटी है या नहीं, बोरोवर रीपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, यहां पर विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में तो नहीं होगा यहां पर। क्या उसके पास में इतनी इनकम जनरेट हो पा रही है कि बैंक के लोन का रीपेमेंट कर पाएगा वो? इस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा यहां पर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी इन बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस। लिक्विडिटी की इंपोर्टेंस क्या है यहां पर, है ना, अगर आप किसकी बात करोगे, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी इन बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस। जब बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस की जाएगी, यहां पर लिक्विडिटी की इंपोर्टेंस क्या है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से हम कहां पर टिक करें? ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए यहां पर, है ना, इसमें हम कहां पर टिक करें? तो इंपोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी इन बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस क्या है यहां पर? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा, बी होगा। बैंक का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहता है? बैंक का फोकस रहता है यहां पर लिक्विडिटी के ऊपर। बैंक फोकस ऑन लिक्विडिटी, किस चीज के लिए? सो दैट यहां पर इंश्योर कर सके कि जो भी मनी उसने लैंडिंग की है वो पैसा यहां पर लंबे समय तक लॉक नहीं होगा, ठीक है, लंबे समय तक वो पैसा यहां पर डंब नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा, लॉक नहीं होगा। यहां पर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को यहां पर मीटअप कर पाएंगे, है ना, जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टू मीट डिपॉजिटर लायबिलिटी। जो डिपॉजिटर है वो अपना पैसा वापस मांगने भी तो आएगा, तो डिपॉजिटर को हम पैसा प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें जो भी लैंडिंग फॉर वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन लिक्विडिटी, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए हम लैंडिंग करें, लोन दें, सो दैट लिक्विडिटी मेंटेन करें। और दूसरा इस चीज को इंश्योर करना है कि जो भी हमने रीपेमेंट शेड्यूल बनाया है यहां पर कस्टमर का, उस शेड्यूल के हिसाब से हमारे पास में कस्टमर से ईएमआई आती रहे यहां पर, उसी से बैंक के पास में जो प्रॉपर लिक्विडिटी है वो यहां पर मेंटेन रहेगी।
चलिए बढ़े हम लोग आगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आया है, तो इसमें हम टिक कर देंगे किसके ऊपर? बी के ऊपर। द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब है जो भी कस्टमर हमारे पास में लोन लेने आया है, हम उससे यहां पर पूछते हैं कि पर्पस क्या है यहां पर, है ना? व्हाट इज द पर्पस? किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए? अगर कस्टमर यहां पर पर्पस डिफाइन नहीं करता तो हम यहां पर कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और पर्पस भी वो होना चाहिए जो यहां पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेट करता हो, जो नॉन स्पेकुलेटिव यूजेस हो यहां पर। ठीक है, स्पेकुलेशन वगैरह के लिए या जो प्रोहिबिटेड सेक्टर हैं उसके लिए बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाउ डू बैंक्स इंप्लीमेंट प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इन देयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। एक जो प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, है ना? प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क। तो जब लैंडिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, ये प्रिंसिपल किससे रिलेट करेगा? अगर इस प्रिंसिपल को आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की जब बात आएगी तो यहां पर किसी एक सेक्टर में आपको लैंडिंग नहीं करनी है, किसी एक जगह आपको लोन नहीं देना है ना? जब लैंडिंग करने की बात आएगी, लोन देने की बात आएगी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में लैंडिंग करनी है, अलग अलग जगह आपको लोन देना है यहाँ पर, है ना? किसी एक जगह लोन नहीं देना यहाँ पर। तो डाइवर्सिफिकेशन इन लैंडिंग, है ना? जब हम किसकी बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इन लैंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर अवॉइडिंग एक्सपोजर टू ए सिंगल बोरोवर और सेक्टर। किसी सिंगल बोरोवर या सिंगल सेक्टर में हमें लैंडिंग नहीं करनी, अवॉइड करना उसको हमें। ठीक है, किसी एक ही मार्केट के ऊपर फोकस नहीं करना हमें। ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो से हमें बचना है यहाँ पर, है ना? और इसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज को भी हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी इन बैंक लैंडिंग। जब बैंक के द्वारा लैंडिंग की जाती है तो वहां पर सिक्योरिटी क्या रोल प्ले करती है? क्योंकि बैंक में हमेशा बोला जाता है ना, सिक्योर्ड लोन दो, सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कीजिए, सिक्योर्ड लोन दीजिए। तो वहां पर कौन सा है जो यहां पर रोल प्ले करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी इन बैंक लैंडिंग? तो इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें? तो व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी इन बैंक लैंडिंग? क्या रोल रहेगा यहां पर? तो भाई सिक्योरिटी, है ना? जब हम किसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, लोन के अगेंस्ट में जब सिक्योरिटी की बात आती है, तो अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, बोरोवर का लोन एनपी हो जाता है, तो ऐसे केस में सिक्योरिटीज को सेल करके, सिक्योरिटीज को बेचकर हम अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में दैट इज इंक्लूड इन रेंज ऑफ एसेट्स, बट इट इज कंसीडर ए सेकेंडरी मेजर ऑफ लोन सुटेबिलिटी। तो बोरोवर की जो एबिलिटी है टू रिपे ओवर द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी। बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हाउ डू बैंक्स अप्रोच लैंडिंग टू इंडिविजुअल स्पेशली कंसीडरिंग लीगल कैपेसिटी। तो जब यहां पर लीगल कैपेसिटी की बात आती है, लीगल कैपेसिटी को कंसीडर करने की बात आती है, एंड किसी इंडिविजुअल को जब हम लैंडिंग करेंगे, जब किसी इंडिविजुअल को लोन देने की बात आएगी, तो बैंक की अप्रोच क्या रहने वाली है? यहां पर बैंक किस तरह की अप्रोच का इस्तेमाल करेगा? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से किसके ऊपर टिक करें? इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, करेक्ट आंसर को दिखाएगा? यहां पर इनमें से कौन सा है? तो जब यहां पर बैंक्स की अप्रोच की बात करेंगे, जब किसी इंडिविजुअल पर्सन को लोन देने की बात आती है, लैंडिंग की बात आती है, तो ऐसे केस में आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, इन लैंडिंग टू इंडिविजुअल्स। जब किसी इंडिविजुअल्स को लैंडिंग करेंगे तो सबसे पहली बात ये देखेंगे कि वो पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट है या नहीं है ना? किसके हिसाब से? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके तहत वो यहां पर कॉम्पिटेंट है या नहीं है। कहीं वो माइनर तो नहीं है, कहीं वो
यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, वो कोई दिवालिया तो नहीं है यहाँ पर, है ना, या वो पर्सन यहाँ पर इडियट की कैटेगरी में तो नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, इसेन पर्सन तो नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो माइनर्स हैं, माइनर्स को हम लोन नहीं देंगे यहाँ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, क्योंकि माइनर से आप लोन की रिकवरी नहीं कर सकते, माइनर से लोन की रिकवरी नहीं कर सकते। और अगर माइनर की जीवन यापन के लिए है, उसकी लाइफ नेसेसिटी के लिए है यहाँ पर, तो उसको लोन दे सकते हैं, और उसके जो भी एस्टेट हैं यहाँ पर, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिकवरी की जा सकती है। वो भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं यहाँ पर। तो कौन सा आंसर है? बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे, व्हाट आर दी लीगल कंसिडरेशन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द लीगल कंसिडरेशन फॉर बैंक्स व्हेन लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स नॉट ऑफ साउंड माइंड, है ना, अगर आप यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेंडिंग करते हैं, तो लीगल कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, है ना, नॉट ऑफ साउंड माइंड, है ना, अगर ये कैसा पर्सन है, मतलब दिमाग से है ना, उसकी सोचने समझने की जो पावर है उतनी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे केस में अगर ऐसे पर्सन को लोन देंगे, तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे एज पर दी एक्ट। तो यहाँ भी हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, इन चारों में से ऑप्शन में से किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। चलिए, ए बी सी डी में से हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो क्योंकि ध्यान रखना, हमेशा जब भी कॉम्पिटेंसी की बात आएगी, कॉम्पिटेंसी के बारे में आपको मिल जाएगा कहां पर, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पर कॉम्पिटेंसी की बात की गई है। अगर ए पर्सन नॉट ऑफ साउंड माइंड इज डीम्ड इनकेपेबल, वो इनकेपेबल है, वो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो यहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उसमें एंटर नहीं कर सकता। एंड इफ दे कैन नॉट बी कंप्रीहेंड इट और फॉर्म ए रेशनल जजमेंट अबाउट इट, तो जब तक, है ना, किसी रेशनल जजमेंट एप्लीकेबल ना हो यहाँ पर, ठीक है, तो तब तक ये यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो एक ऐसा पर्सन है जो नॉट ऑफ साउंड माइंड पर्सन, तो क्योंकि उसके पास में सोचने समझने की पावर नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आज क्या है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर सको आप। ये सारे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। What does the law view to capacity of married women to enter into contract with banks? अगर यहाँ पर कोई मैरिड वुमेन है, उसकी कैपेसिटी क्या है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर बैंक में जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई एग्रीमेंट साइन करती है, कोई लोन लेती है वगैरह है, तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर, है ना, एज पर द लॉ जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, वो बैंक से अगर लोन लेना चाहे बैंक से लोन ले सकती है वो, है ना, जिस तरीके से कोई मैन लोन ले सकता है, तो इक्वल फुटिंग पर, सेम लेवल पर जो वुमेन है वो भी सेम टाइप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। और रीपेमेंट करने के लिए जो लाइबल है वो, है ना, वुमेन ही होगी, जब तक उसका हस्बैंड यहाँ पर को साइन या गारंटर या को बोरोवर नहीं बनता, है ना, तब तक वो रीपेमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, है ना, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। जो लाइबिलिटी है वो पूरी की पूरी उस वुमेन के ऊपर आएगी यहाँ पर।
तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हैं कुछ 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है आप सभी ने, तो अपना स्कोर मेरे साथ में आप शेयर कर दीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। एक टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट पेपर आपका यही होता है। एंड अगर मैं इस पेपर की बात करूं, यही इसी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा JIB, कि JIB का एग्जाम पास हुआ है नहीं हुआ है, यही फाइनलाइज करेगा पेपर। ओके, तो हमेशा RBWM में टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना ही करना है एनी हाउ, है ना। इस लेवल की तैयारी करो और RBWM में आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है RBWM में, उसको फॉलो करना है, जो आपको JIB के महापैक 2.0 में पूरा एकदम कंप्लीट मिल जाएगा। एक टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक देखिए एग्जाम को पास करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस लाइन के ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा और वो है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है और अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है तो इसके लिए JIB के महापैक 2.0 से बढ़िया कुछ नहीं है ना। JIB का महापैक 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन है, रामबाण इलाज है एकदम कह सकते हैं JIB का, जो आपको एग्जाम को पास करवा देगा। कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ओनली JIB का महापैक 2.0 है ना, जो लेटेस्ट वर्जन है वो, उसमें मिनी मैराथन, फुल फ्लेज मैराथन क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएंगी। चलिए, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। और डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैज टेक्नोलॉजी अनेबल फॉर द ब्रांच बैंक नेटवर्क। तो यहां पर जो ब्रांच बैंक नेटवर्क है, जब उसमें टेक्नोलॉजी की बात की जाती है वो क्या है ना। टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी अनेबल बैंक ब्रांच क्या कहलाती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर इट इज द एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर फिजिकल चेक्स। बी कहता है डिले इन अपडेट्स टू चेकिंग अकाउंट्स। सी कहता है द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट्स टू चेकिंग अकाउंट्स एंड फैसिलिटेट रैपिड मनी ट्रांसफर फॉर स्टॉक। एंड डी ए डिक्रीज इन द नीड फॉर IT डिपार्टमेंट इन बैंक्स। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी अनेबल बैंक ब्रांच की बात करता हूं तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी यहां पर कोई ब्रांच बैंक नेटवर्क टेक्नोलॉजी अनेबल है तो उसमें जो भी अपडेट्स हैं वो इंस्टेंट बेसिस पर हो जाते हैं और इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी मनी जो ट्रांसफर है वो की जा सकती है एंड रैपिडली मनी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसी जो ब्रांचेस हैं उनकी एबिलिटी होती है इंस्टेंट बेसिस पर वो अपडेट प्रोवाइड करती हैं। अगर अकाउंट्स को चेक करना है, अकाउंट्स का बैलेंस रियल टाइम बेसिस पर आपको एग्जैक्ट बैलेंस दिखाएगा। और अगर यहां पर पैसा ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, कोई गुड्स या सर्विसेज आपने परचेज किया है तो यू कैन ट्रांसफर ऑन इंस्टेंट बेसिस, है ना। तो सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए, ये टॉपिक के क्वेश्चंस कई बार सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन मैं वही कहूंगा JIB के महापैक 2.0 में आप आज एनरोलमेंट कर लो और उसमें ये टॉपिक पढ़ लीजिए, टॉपिक कवर कर लीजिए और आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। और उसमें JIB के महापैक 2.0 में डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर चेक कर लीजिएगा और जो कोड है डबल वैलिडिटी और 80% डिस्काउंट के लिए कोड आपको यूज करना है, दिस कोड Y195, ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑन द नेटवर्क, जो यहां पर नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी वजह से व्हाट एडिशनल रोल हैज बीन ब्रॉट टू IT डिपार्टमेंट, है ना। जो यहां पर नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी है इसके लिए जो एडिशनल रोल है वो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको यहां पर एडिशनल रोल क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या एडिशनल रोल उसको दिया गया है।
कि भाई यहां पर आप क्या करें, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस। बी कहता है टू मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग नेटवर्क, या डिसकंटिन्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द बैंकिंग, या लिमिट द स्प्रेड ऑफ द ब्रांच बैंक नेटवर्क। तो जब यहां पर नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी की बात आती है तो आईटी डिपार्टमेंट को यहां पर कि भाई आपको क्या करना है, ये जो रिटेल बैंकिंग नेटवर्क्स है ना, है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आपको मैनेज करना है, मेंटेन करके रखना है, ऑप्टिमाइज करना है, अच्छी परफॉर्मेंस मिले, कोई भी यहाँ पर कोई हर्डल्स ना हो, कोई यहाँ पर इसमें स्टॉपेज ना आए कहीं बीच में। ठीक है, तो इसमें किसके ऊपर, हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर टुडेज रिटेल बैंक इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। अगर किसी बैंक को, है ना, अगर रिटेल मार्केट में, यहां पर रिटेल बैंकिंग में अगर कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो इनमें से कौन सी चीज की जरूरत होगी, किसकी रिक्वायरमेंट आएगी यहां पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर सर्विसेज। बी कहता है टू इंश्योर ऑल बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सी कहता है टू इंश्योर ऑल बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट ऑल टाइम अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और डी कहता है टू डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड। तो अगर हम एसेंशियल्स की बात करते हैं रिटेल बैंक्स में, जो दैट वो कॉम्पिटिटिव बने रहें, तो इसके लिए सभी बैंक्स को, है ना, ऑल द बैंक्स को इंश्योर करना है ना, कि जो बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं दीज आर अवेलेबल ऑल टाइम अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, 24/7 24 घंटे 7 दिन ये सर्विसेज यहां पर अवेलेबल रहनी चाहिए। अगर ये अवेलेबल हैं तो वो बैंक उतना ही कॉम्पिटिटिव यहां पर हो जाएगा, उस बैंक की जो सर्विसेज हैं लोग उतना ही ज्यादा एक्सेस करेंगे अगर वो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर, इसको देखिए, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कस्टमर डेटा। जब हम रिटेल बैंकिंग एंड कस्टमर डेटा की बात करते हैं तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह का जो रोल है वो प्ले करती है यहाँ पर, है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो रोल क्या प्ले करती है यहाँ पर जब रिटेल बैंकिंग और कस्टमर डेटा की बात आती है। तो सबसे पहली बात, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है ना, कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी चीज हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे केस में दैट इज एक्ट एज ए अनेबलर फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेटिंग कस्टमर डेटा इनटू रिटेल बैंकिंग बिजनेस। तो कस्टमर का जो डेटा बेस है उसको, है ना, कस्टमर का जो डेटा बेस है उसको यहाँ पर रिटेल बैंकिंग बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। यहीं से लीड जनरेट की जाती है, यहीं से जो कस्टमर का जो डेटा है उसका क्लासिफिकेशन होता है, कस्टमर के नीड एंड जो वांट्स हैं उसको समझा जाता है यहाँ पर, एंड उसी के बेसिस पर बैंक अपने प्रोडक्ट तैयार करता है यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन यहाँ पर डेटा ब्रीच से भी प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो हाउ डिड द न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर बैंक्स इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग देयर इनिशियल फेज, है ना। अगर आप इनिशियल स्टेज में देखोगे, इनिशियल फेज में देखोगे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, जो नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक हैं जो यहाँ पर ऐसे बैंक जो आफ्टर द नेशनलाइजेशन क्रिएट हुए हैं। यानी हमारे कंट्री में नेशनलाइजेशन दो बार हुआ है, एक 1969 में हुआ, एक 1980 में हुआ, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ जिसमें प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक बनाया गया था। अगर आफ्टर नेशनलाइजेशन कोई बैंक इंडिया में क्रिएट हुआ है तो दीज टाइप ऑफ बैंक आर नोन है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इन बैंक्स ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। ठीक है, तो अदर बैंक से किस तरीके से यहां पर डिफरेंशिएट करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे स्टार्टेड विद ए मल्टीपल सर्वर इन्वायरमेंट। बी कहता है दे बिगन विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ ए सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट। एंड सी कहता है दे अवॉइडेड यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और डी कहता है दे इंप्लीमेंटेड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर नोस्टैल्जिक रीजन। इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें यहाँ पर, है ना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, है ना, उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए उसका जो बेनिफिट है उठाना स्टार्ट कर दिया था, उसका जो बेनिफिट है इन्होंने लेना शुरू कर दिया था यहाँ पर, और जिसका यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आया।
एंड अगर आज के टाइम में भी देखोगे, आज के समय में भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, आज के टाइम में भी देखोगे, आज के समय में भी देखोगे, तो मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट बिजनेस है ना, मैक्सिमम अगर आप कॉर्पोरेट बिजनेस को देखोगे, इस तरह का जो बिजनेस है जहां पर फास्ट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा आज भी बहुत सारा जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हमने बात की क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच लेवल हैज टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट। तो यहां पर कौन सा वो लेवल है जिसमें टेक्नोलॉजी ने रिटेल बैंकिंग में अपने जो छाप है वो छोड़ दी। ऑप्शन नंबर ए कहता है एन इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, कस्टमर रिलेशंस में एंड स्टाफ ट्रेनिंग, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशंस, सोली ऑन द मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इनमें से कौन सा है यहाँ पर। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे रिटेल बैंकिंग में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, कस्टमर को डिलीवर किए जा रहे हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत बड़ा रोल अपना प्ले किया है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करने वाले हैं, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, व्हाट एडवांटेज डज द क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर टू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू मार्केट प्लेस चेंजेस, है ना। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, जो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, जो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे क्लाउड बेस्ड का जो मीनिंग है वो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे अगर आप गूगल ड्राइव में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है ना, अगर उसको आप गूगल ड्राइव में रखते हैं तो उसको आप किसी भी डिवाइस से, किसी भी मोबाइल से, कंप्यूटर से, दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो बैंक्स हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका डेटा भी जब यहाँ पर क्लाउड पर रहता है तो उस डेटा को 24/7 24 घंटे 7 दिन कहीं से भी कैसे भी एक्सेस किया जा सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट अलाउज बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट इन पर्सन मीटिंग मोर फ्रिक्वेंटली, एंड ये तो गलत ही हो जाएगा। इट सपोर्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रिएक्टिंग टू मार्केट प्लेस चेंजेस स्लोली बट इन मोर डिटेल मैनर। इट असिस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रिएक्टिंग टू मार्केट प्लेस चेंजेस एट फास्टर पेस एंड इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे। एंड डी कहता है इट मैंडेट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ओनली स्टोर डेटा लोकली विदाउट यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज एक तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, क्योंकि अगर आपको डेटा स्टोरेज करना है तो अपने बड़े बड़े सर्वर लगाने पड़ेंगे, है ना, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी, उनको हर समय इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको हर समय देकर रखनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप ये किसी दूसरे से क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ले लेते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, वो यहाँ पर फास्टर तरीके से सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगी, 24 घंटे 7 दिन सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगी, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा यहाँ पर। तो बैंक के लिए ये बहुत फायदेमंद हो जाता है, बैंक के लिए काफी बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला हो जाता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ आर बैंक्स प्लानिंग टू प्रोवाइड देयर कस्टमर एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, जब यहां पर थर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात आती है, तो इनमें से कौन सा है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। हाउ आर बैंक्स प्लानिंग टू प्रोवाइड देयर कस्टमर एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाई प्रमोटिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म विदाउट इंटीग्रेशंस। बी कहता है थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोज्ड बैंकिंग सिस्टम। सी कहता है बाई एंडोर्सिंग एंड प्रमोटिंग ओनली देयर ओन प्रोडक्ट। एंड डी थ्रू न्यू कॉन्सेप्ट लाइक ओपन बैंकिंग एंड एम्बेडेड फाइनेंस। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, जो बैंक्स हैं वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं अपने कस्टमर को जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसके लिए यहाँ पर जो नए कॉन्सेप्ट है ओपन बैंकिंग एंड एम्बेडेड जो फाइनेंस है, यानी जो थर्ड पार्टीज हैं बैंक ने उनको अपने प्लेटफॉर्म के साथ में एपीआई वगैरह का इस्तेमाल करके, ओपन एपीआई का इस्तेमाल करके उनको लिंक किया है ना। तो कुछ
लेवल पर दे कैन एक्सेस द सिस्टम, और वहां पर बैंक के कस्टमर को जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है वो डिलीवर किया जा सकते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर कॉमन प्लेस इन बैंकिंग सेक्टर इन द फ्यूचर, है ना। अगर आप यहां पर बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं फ्यूचर में, तो इनमें से कौन सा यहां पर कॉमन प्लेस है एक्सपेक्टेड, है ना, जो ट्रेंड में रहने वाला है खास करके बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए यूजफुल होगा। तो मैनुअल प्रोसेस विद पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शंस बिल्कुल गलत है। मैनुअल प्रोसेस तो लगातार यहाँ पर, है ना, रिमूव हो रहे हैं, हट रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेवल प्रोसेस ऑटोमेशंस एंड वर्चुअलाइजेशंस, अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, या बैंकिंग सिस्टम दैट नेवर अपडेट और अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल प्रोसेस है ना, नेक्स्ट लेवल प्रोसेस की बात करते हैं और एप्लीकेबल हो गया है, ऑटोमेशन एंड वर्चुअलाइजेशन आ रहा है। ऑटोमेशन एंड वर्चुअलाइजेशन को अगर आप देखोगे, इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर ही दिया गया है ना, इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर ही दिया गया है। आज के समय में अगर आप किसको देखते हैं, एटीएम को देखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को देखेंगे, तो वो ऑटोमेशन प्रोसेस पर है ना, वहां देयर इज नो पर्सन, ठीक है, जो यहां पर क्या करे, है ना, कोई स्टाफ नहीं है एटीएम में, तो वो ऑटोमेटिक काम करता है। कैश विड्रॉल करना है, कैश डिपॉजिट करना है, जो कैश डिपॉजिट मशीन होती हैं, या अदर सर्विसेज लेना है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर करना है, तो वहां पर इट विल वर्क। एंड उसके साथ में यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन आ गया है ना। आज के टाइम में जो नई बैंक ब्रांचेस बन रही हैं उसमें 50% यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा है कि कस्टमर आए खुद से यहाँ पर सर्विस ले लें, पासबुक प्रिंट करने हैं खुद कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए कई तरह की जो सर्विसेज है उसको वहीं पर मिल जाती। तो इसमें हम कहां पर टिक करेंगे, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, अगर क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, आखिरी क्वेश्चन भी है आज का। अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी, व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इन टर्म ऑफ डेटा शेयरिंग। अगर यहां पर हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में टर्म में डेटा शेयरिंग की बात करते हैं, तो जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी है उसने, है ना, ये मॉड्यूल ए में भी कंसेप्ट आता है और यहाँ पर भी इस यूनिट नंबर 12 में भी इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है। तो इसमें हम कहां पर टिक करेंगे, कस्टमर डेटा इज वाइडली शेयर्ड अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, बी द सब डेटा इन द मॉडल इज शेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, ईच इंडिविजुअल प्रोसेस platform support to multiple product, the sub data in the model are not shared with other
प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी। तो जब हम किसकी बात करते हैं, यहां पर हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की बात करते हैं इन टर्म ऑफ डेटा शेयरिंग, तो ऐसे केस में जो सब डेटा है ना, जो सब डेटा है इन दी मॉडल दैट इज नॉट शेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट एंड जो अदर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर नहीं होता है। जो भी यहां पर कॉमनली यूज है, कॉमनली इस्तेमाल होता है, वहीं पर इसका यूज किया जाता है, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडॉप्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसकी हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सबसे लास्ट पेपर होता है GIB का, और GIB के एग्जाम आपका होने वाला है मई 2024 में। रजिस्ट्रेशन मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, और हमेशा मैं आप सभी को बोलते हुए आ रहा हूं लगातार कि अपना जो टारगेट है वो 60+ मार्क्स बना के चलो, कि RBWM रिटेल बैंकिंग में हमें कम से कम 60+ स्कोर करना ही करना है। ओके, एक टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था, और इस टॉपिक का नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, है ना। इस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, एंड इसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी बात कर ली है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है, एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मैं पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। एंड यूनिट नंबर 12 है RBWM का पार्ट 2, जिसका नाम है डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लाइक करके जरूर रख लीजिएगा, है ना। जो क्लास है उसमें लाइव बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। अगर आपको आज से ही अपनी RBWM की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज से ही अपनी RBWM की जो तैयारी है शुरू करनी है, तो इसके लिए आप GIB का जो महापैक है ना, GIB का महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है। GIB के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट कर लीजिए। अगर इसमें आप एनरोलमेंट करेंगे तो आज से ही आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल बी में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन असिस्ट बैंक्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। अगर आप देखोगे जो कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन है वो यहां पर बैंक में जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहां पर कैसे काम आते हैं। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए कहता है यहां पर बाय लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू ओनली मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग, एंड ऑप्शन नंबर बी कहता है बाय फोर्सिंग द बैंक्स टू यूज ए वन साइज फिट्स ऑल मॉडल फॉर ऑल द कस्टमर, एंड सी कहता है इट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द बैंक टू सेलेक्ट specific customer analytics functions relevant throughout the customer life cycle stages, and D कहता है by only focusing on the acquisition stage of the customer life cycle। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, है ना, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है, इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा सी के ऊपर टिक करेंगे। जब हम कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बैंक्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यहां पर, है ना। जो भी कस्टमर स्पेसिफिक जो कस्टमर अगर यहां पर बैंक क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक कस्टमर एनालिटिक्स, है ना, जो जिसमें यहां पर कस्टमर जो लाइफ साइकिल स्टेज है उसमें अगर हमें एज के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हम किसके एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहां पर, या इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम कस्टमर को एनालाइज करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो जो डिसीजन है बैंक यहां पर ले सकता है। तो जो कस्टमर एनालिटिक्स है वो बहुत जरूरी हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स फॉर रिटेल बैंक्स when they focus their banking activities based on the findings from CRM system analysis, है ना। जब हम यहां पर किसकी बात करते हैं कि भाई जो प्राइमरी आउटकम्स है वो क्या है यहां पर, व्हाट आर द प्राइमरी आउटकम्स, जब रिटेल बैंक्स की बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग, है ना, जो रिटेल बैंक्स हैं उनकी यहां पर बात की जाती है
जब हम रिटेल बैंक की बात करते हैं तो प्राइमरी आउटकम्स क्या है यहां पर, जब किसके ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम सीआरएम सिस्टम एनालिसिस। सीआरएम क्या है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जहां पर कस्टमर का जो डेटा है वो रहता है और कस्टमर के प्रोफाइल को हम देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसको यहां पर चेक किया जा सकता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास में हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल बैंक ऑपरेशंस ओनली, बी कहता है इंक्रीज एम्फेसिस सोनली ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड सी कहता है यहां पर एनहांस कस्टमर वैल्यू, जो कस्टमर वैल्यू है वो एनहांस होती है, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट्स एंड एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ साथ अगर आप डी के ऊपर टिक करेंगे शिफ्टिंग फोकस एंटायरली टू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विदाउट कंसीडरिंग अदर फेसेस। अगर हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें अगर आप देखोगे जब सीआरएम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सीआरएम सिस्टम का भी एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, कौन से कस्टमर को हमें कौन सा प्रोडक्ट यहां पर रिकमेंड करना है, कौन से प्रोडक्ट कौन से कस्टमर के लिए सुटेबल रहेगा यहां पर, तो सीआरएम हमें बहुत अच्छे से बताता है। और कस्टमर की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही रहती है अगर हमारे पास में सीआरएम बहुत अच्छा है। तो एनहांस कस्टमर वैल्यू, इंक्रीज कन्वर्जन एंड रिटेंशन रेट, इससे कस्टमर की जो वैल्यू है, कस्टमर को जो प्राइस पे करता है उस प्राइस में उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है यहाँ पर, ठीक है। एंड जो भी लीड्स जनरेट होती है उनका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कस्टमर का रिटेंशन रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर लंबे समय तक बैंक के साथ में बना रहता है और इससे यहां पर जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एनहांस होती है, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इससे यहां पर इंक्रीज होती है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज नॉट मेंशन एज द की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक्स परफॉर्म एनालिटिक्स इन दी, है ना, परफॉर्म एनालिटिक्स। ये छोड़ दो यहां से, जो हमने पैराग्राफ है वो हटा दिया, यहां से पैराग्राफ को रिमूव किया है, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने यहां से रिमूव कर दिया क्योंकि जगह कम थी। तो यहां तक इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को, है ना, यहां तक इस क्वेश्चन को पढ़िए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज की मॉड्यूल टू हेल्प बैंक परफॉर्म एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए कहता है कस्टमर फीडबैक कलेक्शन हो जाएगा, बी कहता है क्रॉस सेल एंड प्रोडक्ट होल्डिंग एनालिसिस हो जाएगा, एट्रिशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस हो जाएगा, या डी ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर हम लोग टिक करें? तो भाई यहां पर जो कस्टमर फीडबैक कलेक्शन है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इज ये जो मॉड्यूल है दैट इज नॉट मेंशन एज ए की मॉड्यूल टू हेल्प परफॉर्म एनालिटिक्स। अदरवाइज यहां पर जब हम बैंक में, है ना, बैंक में यहां पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हेल्प करता है, यहां पर जो सहायता करेगा उसमें एक तो क्रॉस सेल और जो प्रोडक्ट होल्डिंग जो एनालिसिस है उसको उसमें हेल्प करेगा, लॉयल्टी एनालिसिस, एट्रिशन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। इन तीनों चीजों में यहां पर काम आएगा, लेकिन कस्टमर फीडबैक कलेक्शन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, ये इसका पार्ट यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। जब हम यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप के केस में इनमें से कौन सा है, जब हम एनालिटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा यहां पर व्हाट डज द एनालिटिक सॉल्यूशन प्राइमरी प्रोवाइड टू बैंक्स इन टर्म ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। तो एनालिटिक सॉल्यूशन यहां पर क्या प्रोवाइड करता है जब हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये सोनली फोकस करता है इंप्रूविंग इंटरनल बैंक प्रोसेस को, ये ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स विदाउट एनी एक्शनेबल इनसाइट, एंड सी कहता है, सी ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, ठीक है। ये एक इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है, इस तरह का एक यहां पर स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम यहां पर अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना, हम अपने कस्टमर को यहां पर अच्छे से समझ सकें एंड अपने कस्टमर को हम डिफरेंशिएटेड जो एक्सपीरियंस है वो फैसिलिटेट कर सकें। जब कोई भी कस्टमर हमारे साथ में कनेक्ट होगा, हमारे साथ में जुड़ेगा, तो उसे यहां पर एक अलग लेवल पर अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिल सके। एंड इसके साथ साथ
एंड एनकम्पासेस एंड टू एंड एनालिटिक अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ टाइम। जो यहां पर कस्टमर रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो एंड टू एंड एनालिटिक्स है अक्रॉस द कस्टमर रिलेशनशिप, जो लाइफ साइकिल है वो इसमें यहां पर प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एडवांसमेंट ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से डिफाइन करेगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा यहां पर जब हम किसकी बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ एनालिटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन। जब डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन की बात आती है तो उसमें इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल फॉर इंप्लीमेंटेशंस। बी कहता है द सॉल्यूशन कैन ओनली बी डिप्लॉयड आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स। सी कहता है कस्टमर एनालिटिक्स सॉल्यूशन रिक्वायर ए मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। एंड डी कहता है द टेक्नोलॉजी जो एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बैंक्स करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स विद द मिनिमल कस्टमाइजेशंस एफर्ट्स, है ना, इनमें से कौन सा है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो यहां पर इंटीग्रेट करते हैं बैंक्स के जो करंट रिपोर्टिंग एंड मॉडलिंग टूल्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि चाहे ब्रांच लेवल पर बात करें, आरओ जेडो लेवल पर बात करें या हेड ऑफिस लेवल पर बात करते हैं, तो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती हैं, है ना, बहुत सारे जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं जिनको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना, फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह के रिपोर्टिंग एंड जो मॉडलिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये जो एनालिटिक सॉल्यूशंस हैं ये उनके साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, ये उसके साथ में लिंक हो जाता है यहाँ पर, सो दैट जो बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उनको ऑटोमेट किया जा सके। अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो ऑटोमेटिक बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन पास हो जाए। जो कस्टमाइजेशन एफर्ट्स हैं, जो कस्टमाइज करना हो पड़ता है, मैनुअल जो चीजें करनी पड़ती हैं, उनको यहां पर मिनिमाइज किया जा सके, उनको कम से कम कर सके। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां पर हमने जो आईडीआरबीटी है उसको लेकर बात की थी। आईडीआरबीटी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ये इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने यहां पर स्टेब्लिश किया। तो व्हाट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीआरबीटी, ठीक है, जो आईडीआरबीटी के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा यहां पर ऑप्शन है जो एक्यूरेटली इसको डिफाइन करेगा। तो भाई यहां पर इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक कमिटी सेटअप की गई थी, है ना, आरबीआई ने एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था और ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1994 में, 1994 में ये कमिटी बनी थी यहां पर, और उसके 2 साल के बाद ही यहां पर आईडीआरबीटी को स्टेब्लिश कर दिया था। ये जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, सो दैट इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जा सके, है ना, उसको और हाई लेवल पर उसको और एनहांस किया जा सके यहां पर। एंड इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इन इट्स रिपोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर। जो यहां पर बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें रिसर्च करे, यहां पर इनोवेशन करें, है ना, जो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहां पर रिसर्च किया जाए, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके लिए यहां पर आईडीआरबीटी को सेटअप किया गया। और आईडीआरबीटी कहां पर, हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइज, है ना, ये कहां पर, हैदराबाद में स्टैब्लिश रहे हैं, हैदराबाद में इसको सेटअप किया गया है। तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ हैव द टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईडीआरबीटी इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उनको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, किसके, इसने जो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट किया। और जो आज के समय में आप देख रहे हो, इंडिया बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में इतने हाई लेवल पर यहां पर चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं, तो उसके पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कहता है दे वीआर इंट्रोड्यूस बट नॉट यूटिलाइज्ड बाय एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बी कहता है दे प्लेड ए मिनिमम रोल एंड हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सी कहता है दीज सर्विसेज हैव बिकम द फाउंडेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर and enhancing its efficiency and playing a crucial role in advancing the
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम किसके ऊपर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ये जो सर्विसेज यहां पर जिसमें आईडीआरबीटी ने बड़े लेवल पर काम किया है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी, है ना। ये बैंकिंग सेक्टर में आईटी को इंप्लीमेंट करने के पीछे आईडीआरबीटी का बहुत बड़ा हाथ है यहां पर। इसी ने यहां पर जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको एनहांस किया, है ना। इसकी जो एफिशिएंसी उसको यहां पर बहुत बड़े लेवल पर उसमें इंप्रूवमेंट किया, और उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो आज के समय में आप देख रहे हैं क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट हो जा रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो क्रिएट होता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप देखते थे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कस्टमर का नाम, है ना, ब्रांच का एड्रेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी पेमेंट करने के लिए। और आज के समय में ओनली मोबाइल नंबर बताइए, आधार नंबर बताइए, ठीक है, अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बता दो, है ना, इन सबसे पेमेंट हो जाती है ना। जो सिस्टम है तुरंत यहां पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किसका नाम है, और नाम को भी वेरीफाई कर देगा कि आपने ये जो यहां पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाला है जो, ठीक है, इस नाम ये इस नाम से है ना, जिस कस्टमर का ये है उसका ये नाम है यहां पर, तो नाम भी आप मैच कर सकते हैं। और अगर आप गलत पुट करोगे तो बोल देगा ये सही नहीं है यहां पर, तो उसके रियल टाइम बेसिस पर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें यहां पर एनएफएस के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? एनएफएस है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। व्हाई डिड द इंस्टीट्यूट हैंड ओवर द एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, है ना। यहां पर जो आईडीआरबीटी है उसने एनएफएस को हैंडओवर कर दिया, किसको? ये इसने हैंडओवर कर दिया था एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया, और बोला कि हमने ये डेवलप कर दिया, सब बना दिया, अब आप इसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू रिडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग। बी कहता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूट। सी कहता है एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डी कहता है टू अलाइन विद इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम ए के ऊपर टिक कर देंगे, टू रीडायरेक्ट फोकस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग, ठीक है। इसने जो इसमें काम हुआ है वो किस लिए काम हुआ है? सो दैट यहां पर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है एंड रिसर्च इन दी बैंकिंग है उसके ऊपर फोकस किया जा सके, उसको रीडायरेक्ट कर सके यहां पर। और जो इंडिया में एटीएम्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको यहां पर आपस में कनेक्ट किया जा सके, है ना। आप देखते हैं ना, कस्टमर किसी भी बैंक से बिलोंग करता है, वो किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर कैश विड्रॉल कर सकता है, और अदर जो सर्विसेज है वो एटीएम के थ्रू ले सकता है। वो किसकी वजह से? एनएफएस की वजह से वो पॉसिबल है यहां पर। चलिए बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमिटी EERC हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन? डॉक्टर सी रंगराजन की तरफ से यहां पर प्राइमरी रिकमेंडेशंस क्या थी? जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमिटी को यहां पर सेटअप किया गया था, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंस्टीट्यूट शुड एक्सपेंड जो अपनी सर्विसेज है ऑफरिंग टू इंटरनेशनल बैंक्स एंड टू फंक्शन एज ए प्रीमियर एंटिटी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट नीड्स टू डाइवर्स इट्स सर्विसेज फंक्शंस। एंड सी कहता है इंस्टीट्यूट शुड पार्टनर विद द ग्लोबल टेक कंपनीज, या जो IRDBT है, ठीक है, IDR जो BT है शुड मर्ज विद द अनदर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन दी इट्स कैपेसिटीज। तो यहां पर जो IDRBT है ना, उसको मर्ज करने की बात तो बिल्कुल नहीं हुई, है ना, मर्ज करने के तो कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको यहां पर बोला गया है कि टू फंक्शन एज ए प्रीमियर एंटिटी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें प्रीमियर एंटिटी के ऊपर काम करे। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिर्फ यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, है ना। एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो यहां पर सर्विस फंक्शंस के ऊपर काम करे, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करें, ठीक है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें यहां पर। उसमें इस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन आई जिसको डॉक्टर सी रंगराजन जी यहां पर हेड कर रहे थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हु टुक ओवर द मेजर सर्विसेज लाइक इन्फिनेट, SFMS एंड IBCC फ्रॉम IDRBT? तो जो IDRBT है उसने यहां पर इन्फिनेट, SFMS या IBCC ये किसको हैंडओवर कर दिया? इन्फिनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क,
एसएफएम है स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, और आईबीसीसी एक यहाँ पर इंडियन बैंकिंग में एक क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिटी जो क्लाउड है ना, कम्युनिटी जो क्लाउड सिस्टम है यहाँ पर, ये किसको हैंडओवर कर दिया? तो ये हमने क्लास में बात की थी कि भाई ये किसको, इफ्टास को हैंडओवर कर दिया गया, और इफ्टास का पूरा जो 100% स्टेक है वो किसके पास है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जो इफ्टास है दैट इज द 100% सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की पूरी 100% सब्सिडरी है ये। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑफिसर्स अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। अभी आपका अगर मैं जीआईबी के एग्जाम की बात करूं तो आप सभी का जीआईबी का एग्जाम होने वाला है मई 2024 में, मई 2024 में आपका एग्जाम होगा, और उसकी हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं सो दैट आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर हो जाए। तो आरबीडब्ल्यूएम की चाहे पेड क्लासेस हो, यूट्यूब क्लासेस हो, लगातार चल रही हैं, एंड जीआईबी में सबसे लास्ट पेपर आपका आरबीडब्ल्यूएम का ही होता है। तो हमेशा इस पेपर में टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60+ मार्क्स स्कोर करने हैं, सो दैट मेरा जो पूरा का पूरा जीआईबी है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो एक टॉपिक हम आपके साथ में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रेमिटेंस प्रोडक्ट। रेमिटेंस प्रोडक्ट हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका आरबीडब्ल्यूएम का यूनिट नंबर 11 है। इसका एक पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आज मैं इसका आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं, और ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो आप में से जिन्होंने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा तो जीआईबी के महापैक 2.0 में आज ही एनरोलमेंट कर लेना, सो दैट डबल वैलिडिटी और 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाए कोड Y195 यूज करके। क्योंकि आज जो सेल चल रही थी, आज उसका लास्ट डे है, आखिरी दिन है। सेल आज रात 12 बजे एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद कब आएगी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो फिर आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। जब भी सेल दोबारा आएगी फिर तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो डबल वैलिडिटी एंड 80% तक का डिस्काउंट सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही है, तो उसका बेनिफिट उठाएं। और जीआईबी का महापैक 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी के एग्जाम को फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर करने के लिए। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम डिटेल में एक एक टॉपिक, है ना, हम कुछ भी स्किप नहीं करते, सब कुछ कवर करा देते हैं, पूरा 100% सिलेबस कवर करते हैं, सो दैट एग्जाम फर्स्ट टाइम सिंगल टाइम में क्लियर हो जाए। चलिए, तो आरबीडब्ल्यूएम का यूनिट नंबर 11 का एक क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है, देखिए। रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शंस, here is option number A, there are 48 half yearly batches every day starting at 12:30 p.m. and ending at 12 p.m. The settlement occurs only during banking hours. C कहता है there are 48 half hourly batches every day starting at 12:30 a.m. and ending at 12 a.m. Transactions are settled in real time without any batching. तो इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब एनईएफटी की बात करते हैं तो एनईएफटी में 30 मिनट्स के यानी आधे आधे घंटे के बैच बनते हैं, एंड एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये जो फैसिलिटी है वो 24/7 24 घंटे 7 दिन ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऐसा करके पूरे दिन में 48 बैच बनते हैं, 48 बैच बनते हैं, ठीक है। तो 48 यहां भी दिया गया है, 48 यहां भी दिया गया है, तो 48 तो है, बी और डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब या तो ए है या सी है। अब हमें देखना है सेटलमेंट, सेटलमेंट कब होता है। तो हमने क्लास में बात की थी यहां पर कि भाई जो लास्ट बैच है उसका जो सेटलमेंट है वो होता है 00 आवर्स पर, और जो फर्स्ट बैच है उसका सेटलमेंट होता है 00:30 आवर्स पर, ठीक है। तो 00:30 आवर्स पर। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर ये रात के 12 बजे की बात हो रही है, और जो रात को 12 बजते हैं वो आपका जो टाइम है वो AM वाला कहलाता है, 12:30 AM या 12 AM। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा? सी होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। यहां पर PM की बात कर रहे हैं तो ये दिन के 12 बजे वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द डिसिप्लिन फॉर रिकरिंग ए एनईएफटी ट्रांजेक्शन टू दी originating bank if credit cannot be afforded to the beneficiary is, ऑप्शन नंबर ए कहता है within 1 hour of the respective batch, बी कहता है by the end of banking day,
सी कहता है विद इन 2 आवर ऑफ द रेस्पेक्टिव बैच, एंड डी कहता है विद इन 24 आवर्स ऑफ इनिशिएटिंग द ट्रांजेक्शंस। इनमें से हम कहां पर टिक करें, है ना, इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर हमारा, कौन सा होगा। तो किसको लेकर बात कर रहे हैं कि जो भी यहां पर एनईएफटी ट्रांजेक्शंस होती हैं, द डिसिप्लिन फॉर रिकरिंग ए एनईएफटी ट्रांजेक्शन टू दी ओरिजिनेटिंग बैंक इफ क्रेडिट कैन नॉट बी अफोर्डेड टू दी बेनिफिशियरी, है ना, अगर यहां पर जो क्रेडिट है वो बेनिफिशियरी को नहीं मिल पाता है तो कितने समय के अंदर अंदर, तो ऐसे केस में कंपनसेशन अमाउंट यहां पर पे करनी होगी। तो जैसे ही एनईएफटी ओरिजिनेटिंग, है ना, जैसे यहां पर जो एनईएफटी ट्रांजेक्शंस हैं, अगर यहां पर बेनिफिशियरी बैंक के पास में उसका इंटीमेशन आ गया है तो बेनिफिशियरी बैंक को यहां पर जैसे ही सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट के विद इन 2 आवर्स यहां पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। बेनिफिशियरी के अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं किया तो ऐसे केस में यहां पर कंपनसेशन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। कंपनसेशन अमाउंट कितनी है कमेंट करके बताइए जल्दी से। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, पोस्ट जुलाई 1 2019 यानी 1 जुलाई 2019 के बाद आरबीआई स्टैंड्स ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड टाइम वेरी चार्जेस ऑन एनईएफटी ट्रांजेक्शन इज टू double the charges to promote other payment methods, keep the charges as they are, waive these charges, reduce these charges by half। तो यहां पर 1 जुलाई 2019 के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, जितनी भी एनईएफटी ट्रांजेक्शंस होती हैं, है ना, जितनी भी एनईएफटी ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन एनईएफटी ट्रांजेक्शंस में जो भी यहां पर चार्जेस हैं उनके साथ में क्या किया, उन चार्जेस को अब यहां पर कैसा कर दिया गया है। तो अगर आप पोस्ट 1 जुलाई 2019 के बाद देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से यहां पर ऑन जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उनको वेव ऑफ कर दिया गया। जो भी मेंबर बैंक है, मेंबर बैंक को बोला गया है कि आप चार्जेस लेना चाहते हैं कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स से चार्ज करता था एनईएफटी ट्रांजेक्शन के तौर पर, जो भी यहां पर फैसिलिटी आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, आरबीआई ने अपने जो चार्जेस हैं उनको यहां पर वेव ऑफ कर दिया। तो इसमें हम कहां पर, इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है, सी के ऊपर। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एनईएफटी ट्रांजेक्शन डज नॉट गेट क्रेडिटेड और रिटर्न विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, है ना, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर यहां पर जो दिया गया टाइम फ्रेम है, अगर उसमें एनईएफटी ट्रांजेक्शंस यहां पर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, है ना, जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है अगर उसमें यहां पर क्रेडिट नहीं होता है, तो ऐसे केस में बैंक को कंपनसेशन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और ये कंपनसेशन अमाउंट कितनी एप्लीकेबल होगी, कितनी बैंक को पे करनी पड़ेगी। तो दैट इशू ए फॉर्मर अपोलॉजी टू द कस्टमर। बी कहता है पे द पीनल इंटरेस्ट एट द करंट आरबीआई एलएएफ रेपो रेट। सी कहता है पे पीनल इंटरेस्ट एट द करंट आरबीआई एलएएफ रेपो रेट प्लस 2%। एंड डी कहता है रिफंड द ट्रांजेक्शन अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो भाई यहां पर जो पीनल इंटरेस्ट है, पीनल इंटरेस्ट यहां पर जो भी रेपो रेट चल रहा होगा, है ना, जो भी यहां पर रेपो रेट है, रेपो रेट प्लस, है ना, साथ में यहां पर 2%, रेपो रेट प्लस 2%, तो इतना जो पीनल इंटरेस्ट है वो यहां पर पे करना पड़ेगा। जो भी रेपो रेट, जैसे अभी रेपो रेट चल रही है यहां पर कितनी, 6.5% की चल रही है, 6.5% की चल रही है, साथ में 2% इसमें एड ऑन कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पर 6 और 2 8, तो 8.5% हो जाएगा, यहाँ पर 8.5% हो जाएगा। अभी 8.5% यहाँ पर एनम है, तो इसको आप पर डे यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे 1/365 करके, तो एक दिन का आ जाएगा, है ना, 8.5% है ये पर एनम है, तो इसको एक दिन का कर लेंगे, तो जितने दिन भी डिले होंगे उतने दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कंपनसेशन अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ए एनईएफटी ट्रांजेक्शंस। अगर एनईएफटी ट्रांजेक्शंस के स्टेटस को यहां पर ट्रैक करना है, द रिमिटर कैन यूज, रिमिटर इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकता है, किसका यूज कर सकता है यहां पर, द ट्रांजेक्शन पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बी कहता है अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, द यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, या एनईएफटी सिस्टम टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। इनमें से कहां पर टिक करें। तो अगर एनईएफटी ट्रांजैक्शंस के स्टेटस को ट्रैक करना है कि एनईएफटी ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है, तो इसके लिए एक यूनिक नंबर इशू किया जाता है, यूनिक नंबर जारी किया जाता है जिसे बोलते हैं यूटीआर नंबर।
इसका पूरा नाम है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इसको बोलते हैं। एंड जो यूटीआर नंबर है ये कितने कैरेक्टर होते हैं इसमें, 16 कैरेक्टर होते हैं, है ना, 16 कैरेक्टर होते हैं एनईएफटी ट्रांजैक्शंस में। वहीं पर अगर आप आरटीजीएस, है ना, आरटीजीएस में भी यूटीआर नंबर जनरेट होता है। आरटीजीएस में जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है उसमें 22 कैरेक्टर होते हैं, उसमें 22 कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यूटीआर को लेकर, तो ध्यान रखना है आप सभी को। ये थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना भाई, वीडियो में लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में अवेलेबल रहने चाहिए। यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन इंटेंडिंग टू यूज एनईएफटी फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स द रिमिटर मस्ट प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स अबाउट द बेनिफिशियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सा है जिस डिटेल की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इनमें से कौन सा है जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब यहां पर एनईएफटी के लिए फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, जब एनईएफटी के लिए फंड ट्रांसफर करते हैं और यहां पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी फंड ट्रांसफर करने के लिए, तो इनमें से कौन सा है जिसमें जो रिमिटर है, यहां पर जो भी रिमिटर है वो डिटेल प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरी की, लेकिन इनमें से कौन सा है जिसकी उसको बताने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द बेनिफिशियरीज एम्प्लॉयर, आईएफएससी ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच वेयर बेनिफिशियरी हैज एन अकाउंट, अकाउंट टाइप ऑफ बेनिफिशियरी। तो यहां पर एम्प्लॉयर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना, तो ए हमारा यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो बेनिफिशियरी के एम्प्लॉयर के बारे में, वो कहां पर जॉब करता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहां पर जो आईएफएससी कोड है वो बताना पड़ेगा बेनिफिशियरी ब्रांच का, एंड ब्रांच का नेम, बेनिफिशियरी का नेम बताना पड़ेगा, और उसका अकाउंट नंबर भी बताना पड़ेगा, एंड कि कौन से टाइप का है, यहाँ पर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये भी पूछा जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, आफ्टर रिमिटर ऑथराइज देयर बैंक ब्रांच टू डेबिट देयर अकाउंट फॉर एनईएफटी ट्रांसफर। जब यहां पर रिमिटर की तरफ से ऑथराइज कर दिया गया है अपनी बैंक ब्रांच को कि आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर लो, है ना, एनईएफटी ट्रांसफर करने के लिए, एनईएफटी की जो ट्रांजेक्शन है उसको पूरा करने के लिए, तो व्हाट इज द इमीडिएट सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन बाय द ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच। तो जो भी यहां पर ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच है वो इनमें से कौन सा स्टेप लेगी, यहां पर कौन से स्टेप को इनिशिएट करेगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मनी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है उसमें ये मनी, पैसा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। बी कहता है यहां पर जो ब्रांच है, ब्रांच सेंड्स ए मैसेज टू इट्स पूलिंग सेंटर, एनईएफटी सर्विस सेंटर। सी कहता है द ब्रांच कॉन्टेक्ट द बेनिफिशियरी फॉर कंफर्मेशन। डी कहता है द ब्रांच वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो यहां पर जो भी ब्रांच है, ब्रांच एक जो मैसेज है वो सेंड करती है कहां पर, जो एनईएफटी सेल है, जो पूलिंग सेंटर है, एनईएफटी सेल है, वहां पर मैसेज भेजती है, एंड ये एनईएफटी का सर्विस सेंटर है। इसी के बेसिस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ओरिजिनेटिंग बैंक और बेनिफिशियरी बैंक दोनों के अकाउंट होते हैं, वो डेबिट क्रेडिट यहां पर बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कर दिए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, एट द एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर। अगर आप एनईएफटी के क्लियरिंग सेंटर पर देखेंगे, शॉर्टिंग ऑफ फंड्स ट्रांसफर ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन, जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है वहां पर, है ना, क्या होगा, फंड्स की शॉर्टिंग होगी, है ना, जो भी यहां पर शॉर्टिंग ऑफ फंड्स ट्रांसफर ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन, तो यहां पर शॉर्टिंग की जाती है, कौन सा पैसा कहां पर भेजना है, तो इनमें से कौन सा है, किसके बेसिस पर यहां पर शॉर्टिंग की जाएगी। तो अमाउंट बिंग ट्रांसफर, टाइप ऑफ अकाउंट, एनआरई या एनआरओ, आईएफएससी कोड ऑफ ओरिजिनेटिंग बैंक, या यहां पर जो डेस्टिनेशन बैंक है। तो अगर आप देखोगे ये जो शॉर्टिंग है वो किसके बेसिस पर की जाती है, जो भी यहां पर डेस्टिनेशन बैंक है, डेस्टिनेशन बैंक का जो आईएफएससी कोड है, ठीक है, डेस्टिनेशन बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो मेंशन रहता है, और हर ब्रांच को बैंक की तरफ से एक आईएफएससी कोड अलॉट किया जाता है, उसी से यहां पर शॉर्टिंग की जाती है कि कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच में ये पैसा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर
बैंक एंड ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन इस आईएफएससी कोड से होता है। इसे बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यहाँ पर एक 11 कैरेक्टर का कोड होता है जो अल्फा न्यूमेरिक से बनता है। 11 कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर। ओरिजिनेटिंग बैंक वो है, ओरिजिनेटिंग बैंक वो बैंक है जो बैंक यहाँ पर एनईएफटी ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो एनईएफटी का फंड ट्रांसफर कर रहा है। डेस्टिनेशन बैंक वो है जहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके आईएफएससी कोड से कोई ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर। आईएफएससी कोड किसका चाहिए? डेजिग्नेशन बैंक का चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम किसके ऊपर? डी के ऊपर टिक करें। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है? वंस द एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर हैज सॉर्टेड द ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग एंट्रीज, वेयर आर द बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज सेंड नेक्स्ट। जब यहां पर जो एनईएफटी सेंटर है, एनईएफटी सेंटर की जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है उसकी तरफ से यहां पर जो ट्रांजैक्शन है उनकी शॉर्टिंग हो जाती है ना, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद में जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो यहां पर प्रिपेयर की जाती हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज को यहां पर तैयार किया जाता है। तो वेयर आर द बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज सेंड नेक्स्ट। तो यहां पर जो बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज है वो कहां पर सेंड किए जाते हैं, उनको कहां पर भेजा जाता है? तो दीज आर डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी बैंक, टू द जो ओरिजिनेटिंग बैंक है, ब्रांच फॉर द कंफर्मेशन, टू द डेस्टिनेशन बैंक थ्रू देयर पूलिंग सेंटर। एंड डी कहता है दे आर हेल्ड एज क्लियरिंग सेंटर अंटिल द एंड ऑफ द डे। तो यहां पर जैसे ही सेटलमेंट होता है 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद में, जैसे ही यहां पर सेटलमेंट होता है तो जो भी यहां पर डेस्टिनेशन बैंक है, डेस्टिनेशन बैंक के पास में वो मैसेज सेंड हो जाते हैं यहाँ पर उनके पूलिंग सेंटर से। तो डेस्टिनेशन जो भी बैंक्स हैं उनको मैसेज मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पर वो भी फर्दर यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की जो एंट्रीज हैं वो करते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर ए सक्सेसफुल ट्रांसफर टू बी मेड द एडहियरेंस ऑफ विच एक्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम और एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। एनआरई जो अकाउंट है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये दोनों जो अकाउंट है वो एनआरई पर्सन है ना, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उनके द्वारा ये अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं यहाँ पर। और एनआरई पर्सन, एनआरई व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो मोर देन 182 डेज है ना, अगर 182 दिन से ज्यादा किसी फॉरेन कंट्री में रहा है तो उस पर्सन को एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन का जो स्टेटस है वो मिल जाता है। और अगर यहां पर किसी एनआरई या एनआरओ अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे केस में कौन सा जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा? या ट्रांसफरिंग फंड्स। तो ऐसे केस में जो एक्ट एप्लीकेबल होगा या तो फेमा एप्लीकेबल होगा, फेमा की गाइडलाइंस यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाएगा, या यहां पर जो वायर ट्रांसफर गाइडलाइंस इशू की गई हैं, वायर ट्रांसफर जो गाइडलाइंस है विल बी एप्लीकेबल। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स डॉट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। सीआईबी के एग्जाम अभी आपका होने वाला है मई 2024 में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है कौन सा? आरबीडब्ल्यूएम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पेपर क्यों है? क्योंकि सबसे लास्ट में होता है और यही एक ऐसा पेपर है जो आपके जेएआईबी के रिजल्ट को, है ना, जेआईबी के रिजल्ट की जब हम लोग बात करते हैं उसको फाइनलाइज करता है। जेआईबी का एग्जाम पास हुआ है नहीं हुआ है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर इस पेपर के ऊपर आरबीडब्ल्यू का। तो हमेशा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमेशा टारगेट करके चलो कि मुझे कम से कम 60+ मार्क्स लेकर आने हैं इस पेपर में, 60+ नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं। और अगर आपके पास में जेआईबी का महापैक 2.0 है तो जेआईबी के महापैक 2.0 में आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जेआईबी के महापैक 2.0 में आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हमने यहां पर एक जो टॉपिक है वो डिस्कस किया, एक टॉपिक हमने कवर कराया जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक टॉपिक हमने कवर किया और उसके क्वेश्चंस की आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं आपको।
तो देखिए एग्जाम को पास करने के लिए बहुत जरूरी है और वो है कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। आजकल का जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है आपकी कहां से, जीआईबी के महापैक 2.0 से। और यहां पर आप क्या करते हैं, आप यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अपने उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मतलब है आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है उसकी टेस्टिंग करना, है ना। उसमें आपको फिर बहुत मजा आने लगता है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी हो जाती है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं, आंसर आप आराम से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और आज से जीआईबी का नया बैच भी शुरू होने वाला है, तो आज से आप जीआईबी के बिल्कुल नए बैच में लेक्चर नंबर 1 से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने जीआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट नहीं किया तो आज कर लेना, सो दैट आज से ही आपको लेक्चर नंबर 1 से क्लासेस मिलनी शुरू हो जाए। चलिए बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कंट्रीब्यूट टू द वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडेबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को चेक कर लो आप सभी अपने पास में एक बार। ओके ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंट्रीब्यूट टू द वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड एज ए पॉपुलर मींस ऑफ पेमेंट। तो भाई आज के समय में आप पूरी दुनिया के अंदर देखोगे, है ना, चाहे इंडिया है या इंडिया से बाहर भी अगर आप देखोगे तो पेमेंट के तौर पर जो पहली पसंद है वो कौन सी है, वो है यहां पर क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट एक्सेप्टेबिलिटी है वो लगभग हर जगह ली जाती है। खास करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, वो तो बहुत खुश होते हैं, या जहां पर किसी चीज को सब्सक्राइब करने की बात आती है तो वहां पर दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट्स हैं थ्रू द क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसे केस में यहां पर उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर भी विजिट करने जाओगे तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो, है ना, इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड लाइट वेट एंड इजी टू कैरी, वजन कम होता है क्रेडिट कार्ड में और पॉकेट में आसानी से आ जाता है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है पेमेंट के लिए। क्रेडिट कार्ड ओनली बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, नहीं ऑफलाइन जो पीओएस मशीन है उसके थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यहां पर। तो बोथ द ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, है ना, चाहे मैं ए की बात करूं बी की बात करूं। क्रेडिट कार्ड आर बैक्ड बाय द नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विस, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, है ना, यहां पर दीज आर सपोर्ट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। यहां पर जो रुपे पेमेंट गेटवे है वो इंडिया का अपना खुद का पेमेंट गेटवे है और फॉरेन कंट्रीज जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, दीज आर फॉरेन कंट्रीज के पेमेंट गेटवे। तो अगर किसी के पास में इन पेमेंट गेटवेज का यहां पर क्रेडिट कार्ड है तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, दीज आर वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, व्हाट कॉमनलिटी डू मनी, checks and credit card share in term of their uses in the transactions? Option number A, they are all physical object that have intrinsic value। ठीक है, अगर आप यहां पर कॉमनलिटी की बात करते हैं, जब मनी की बात करते हैं, चेक की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो यहां पर इनमें कॉमन चीज क्या है जब इनके थ्रू ट्रांजेक्शन की जाती है,
दे ऑल है ना, दे ऑल सर्व एज ए स्टैंडर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और प्राइस एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बी कहता है ओनली गवर्नमेंट इशू बैक देम फॉर देयर यूज। एंड डी कहता है दे कैन ओनली बी यूज इन स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजन्स। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का? तो भाई यहां पर हम टिक कर देंगे किसके ऊपर? बी के ऊपर टिक करेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? एक स्टैंडर्ड है यहां पर, है ना, जिसमें वैल्यू जो है वो स्टोर रहती है, चाहे मनी हो, चेक हो, क्रेडिट कार्ड है, उसमें जो एक वैल्यू है वो स्टोर रहती है यहां पर। ठीक है, वैल्यू या प्राइस का मेजरमेंट इसके थ्रू होता है कि कोई सामान 100 रुपीज का है, 500 रुपीज का है, 1000 रुपीज का है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं और आप सामान लेंगे, बदले में आप पेमेंट करेंगे। तो आपको कोई गुड्स या सर्विसेज मिली है और उसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है। तो ये जो चीजें हैं दीज आर कॉमन, मनी, चेक और क्रेडिट कार्ड में ये सब चीजें आपको यहां पर कॉमन मिल जाएंगी। तो इसमें हम किसके ऊपर? बी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंक्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज एक्यूरेट? है ना, अगर आप देखोगे इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है यहां पर, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैंक्स को लेकर, है ना, जब हम बैंक्स की बात करते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, दैट इज एक्यूरेट, है ना, वो क्या है यहां पर? वो एक्यूरेट है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो बैंक है वो ओनली क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं यहां पर थ्रू ए सब्सिडरी या आरबीआई से प्रायर जो अप्रूवल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ईच एंड एवरी क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने से पहले। तो बिल्कुल गलत है, ईच एंड एवरी क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने के लिए आरबीआई की परमिशन यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होती, गलत है ये। उसके बाद में बैंक नीड टू हैव नेटवर्थ ऑफ 10 करोड़ टू अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो यहां पर 10 करोड़ वाली वैल्यू भी गलत है ये, है ना, 10 करोड़ भी गलत है। तो इसलिए हम बी के ऊपर भी यहां पर कट कर देंगे, है ना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद में बैंक्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई कैन अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस आइदर ऑन देयर ओन और इन कोलैबोरेशन विद द इशूइंग बैंक्स। तो बैंक यहां पर आरबीआई, अगर उनको जो बैंक्स हैं अगर उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस शुरू करना है तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो अपने खुद से भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग बिजनेस वो पहले से कर ही रहे हैं यहां पर, या किसी के साथ में कोलैबोरेशन करके भी यहां पर क्रेडिट कार्ड का जो इशू करने का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं यहां पर। लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं आरबीआई की तरफ से, वो गाइडलाइंस इनको यहां पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? अगर मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की बात करूं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, वो डिफरेंस या अंतर पहचानिए, इन दोनों के बीच में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्रेडिट कार्ड इशूड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज वाइल जो क्रेडिट कार्ड है दीज आर ओनली इशूड बाय द बैंक्स। उसके बाद में बी कहता है क्रेडिट कार्ड आर इशूड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। नहीं, जो डेबिट कार्ड है वो तो बैंक भी इशू करते हैं, है ना, क्रेडिट जो डेबिट कार्ड है वो तो किसके द्वारा? जो बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। क्रेडिट कार्ड आर डायरेक्टली लिंक टू बैंक अकाउंट एंड जो लिमिट है बेस्ड ऑन दी अकाउंट बैलेंस। नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, जो डेबिट कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ में डायरेक्टली लिंक रहते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डेबिट कार्ड आर लिंक टू द बैंक अकाउंट एंड डायरेक्टली विड्रॉ फंड फ्रॉम दी इट। डेबिट कार्ड को लेकर बिल्कुल सही है, जबकि क्रेडिट कार्ड ऑफर ए रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना, विच मे और मे नॉट बी लिंक टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट है, या बिल्कुल सही है ना। इसका क्रेडिट कार्ड में यूज ही होता है बाय नाउ पे लेटर, है ना, अभी खरीद लीजिए बाद में पेमेंट कर दीजिए, वो इसमें इस्तेमाल ही होता है, यहां पर बिल्कुल यूज होता है। तो ऐसे केस में ये जो वाली जो ऑप्शन ये जो बी सी की बात करूं ये ठीक है यहां पर, है ना। डेबिट कार्ड वाली स्टेटमेंट भी सही है, और क्रेडिट कार्ड में यहां पर हर महीने बिल बनता है और उस बिल का ड्यू डेट या उससे पहले जो भी कार्ड होल्डर है उसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? प्रीपेड कार्ड्स, अगर मैं किसकी प्रीपेड कार्ड्स की बात करूं, प्रीपेड कार्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अगर मैं क्रेडिट प्रीपेड कार्ड की बात करूं तो उसमें यहां पर कौन सा फीचर्स हो जाएगा, है ना, क्या है उसका फीचर्स? तो दे ऑफर अनलिमिटेड क्रेडिट एंड लिंक टू डायरेक्टली टू ए यूजर क्रेडिट स्कोर,
क्या प्रीपेड कार्ड में अनलिमिटेड क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है? बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। यहां पर अनलिमिटेड क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। उसके बाद में दे कैन ओनली बी इशूड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज और बैंक एंटिटीज बोथ कैन इशू दीज प्रीपेड कार्ड्स, तो ये भी यहां पर सही नहीं है। उसके बाद में द वैल्यू इन द प्रीपेड कार्ड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट पेड इन द एडवांस बाय द कार्ड होल्डर। तो कार्ड होल्डर एडवांस में ही कुछ अमाउंट पे करता है कार्ड इशूइंग कंपनी को, कार्ड इशूइंग बैंक को, एंड दे कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म सच एज स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट एंड पेपर वाउचर। बिल्कुल ठीक है यहां पर। तो जितने भी प्रीपेड कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई मोबाइल वॉलेट भी हो सकता है, या कोई पेपर वाउचर भी यहां पर हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। तो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर आप यहां पर देखोगे जो क्रेडिट कार्ड है ना, अगर आप क्रेडिट कार्ड में देखोगे तो कौन सी जो स्टेटमेंट है बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है जो प्राइमरी फंक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन होगा। यहां पर क्रेडिट कार्ड के प्राइमरी फंक्शन क्या है ना, उसके जो मेन फीचर्स है वो क्या है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो क्रेडिट कार्ड है दिस इज ए प्राइमरी यूज फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस विदाउट नो फाइनेंशियल फंक्शनलिटी। क्रेडिट कार्ड इज ए प्राइमरी यूज्ड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। क्या ऐसा है? क्या जो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर जैसे आधार कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। क्या क्रेडिट कार्ड भी ऐसा ही होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है ना। इसका नेचर ऐसा नहीं होता यहां पर। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड विद पर्सनल इंफॉर्मेशन जो यहां पर यूजर को अलाउ करती है विड्रॉ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश। नहीं, यहां पर आप क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। हर क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है यहां पर, उस लिमिट के तहत ही आप यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। तो ए तो गलत है, ये बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक क्रेडिट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड जो यहां पर यूजर अनेबल द यूजर ऑथराइज टू चार्जेस फॉर परचेज और सर्विसेज टू देयर अकाउंट्स एंड विच विल बिल पीरियोडिकली। ये बिल्कुल सही लग रहा है यहां पर। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है और ये यहां पर जो भी कार्ड होल्डर है वो इससे परचेज कर सकता है, सर्विस ले सकता है, और इस कार्ड के से पे कर सकता है, वो पेमेंट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेगा, ठीक है। और इसका जो बिल है वो नॉर्मली मंथली बेसिस पर बिल बनता है। तो यहां पर बिल्ड पीरियोडिकली, तो हर महीने यहां पर उसका बिल बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी हमारी, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके क्रेडिट कार्ड वाले टॉपिक के हैं। इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस है ना, जो भी यहां पर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है, हाउ इज इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए कैश ट्रांजेक्शन। जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन से कैसे अलग है। जब हम यहां पर नंबर ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टीज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टीज अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो कैश ट्रांजेक्शन है, हियर इन कैश ट्रांजेक्शन मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। बी कहता है बोथ, दोनों में यहां पर 5 पार्टीज होती हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट कार्ड हो। वहीं पर जो कैश ट्रांजेक्शन है उसमें 2 पार्टीज होती हैं, और जो क्रेडिट कार्ड है उसमें यहां पर 5 पार्टीज होती हैं। एंड जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है उसमें कस्टमर एंड रिटेलर इन्वॉल्व होता है। वहीं पर जो कैश ट्रांजेक्शन है उसमें भी सिमिलर होता है यहां पर। तो भाई कैश ट्रांजेक्शन में एक बायर होगा, एक सेलर होगा, है ना, एक बायर है, एक सेलर है, 2 ही पार्टी होती है यहां पर, है ना। तो हियर आर 2 पार्टीज, 2 पार्टी होती है यहां पर। वहीं पर अगर आप देखोगे जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है उसमें 5 पार्टी है ना। एक तो कस्टमर है जो बायर है, एक उसका इश्यूअर है जो कार्ड, जिसने कार्ड इशू किया है, एक यहां पर जो पार्टी है वो पेमेंट गेटवे हो जाएगा, 3 पार्टी। एक हो जाएगा यहां पर जिसने रिटेलर को पीओएस मशीन इशू की है वो, और एक हो जाएगा यहां पर सेलर यानी रिटेलर, ठीक है। तो 5 पार्टीज होती हैं किसमें, जब क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं यहां पर। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से विच पार्टी इन ए क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस टिपिकली प्रोवाइड्स द क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर। इनमें से कौन सी पार्टी है जो अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू करती है, क्रेडिट कार्ड जारी करती है। यहां पर
इनमें से कौन सी पार्टी? वो रिटेलर होता है, एक्वायरिंग बैंक होता है, या क्लियरिंग नेटवर्क होता है, या इशूइंग बैंक होता है? इनमें से कौन सी पार्टी है ना? कौन सी जो पार्टी है वो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है यहां पर? तो वो कौन सा होगा? इशूइंग बैंक होगा, है ना? जो कार्ड, इसको कार्ड इशूइंग बैंक भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्ड इशूइंग बैंक। इसको कार्ड इशूइंग बैंक भी बोलते हैं या इशूइंग बैंक भी कहते हैं इसको। तो यही यहां पर कार्ड होल्डर या कस्टमर को, है ना, क्या इशू करता है? क्रेडिट कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड जारी करता है। तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड इज कैप्चर्ड बाय द फ्रेज बाय नाउ पे लेटर, है ना? क्रेडिट कार्ड में एक जो फ्रेज है, एक जो कॉन्सेप्ट है, एक जो पंचलाइन है वो इस्तेमाल होती है जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर। अभी खरीदिए, बाद में पेमेंट कर दीजिए। तो ये इनमें से किसके साथ में लिंक रहेगा, है ना? किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो क्रेडिट कार्ड अलाउ यूजर मेक अनलिमिटेड परचेज विदाउट एनी नीड ऑफ फॉर रीपेमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद में जो क्रेडिट कार्ड मैंडेट यूजर टू पे इमीडिएटली आफ्टर एवरी परचेज। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? अभी परचेज कर लो, है ना, और उसके बाद में डेफर पेमेंट, है ना, बाद में पेमेंट कर लेना। यहां पर फ्यूचर की डेट में आप पेमेंट कर लेना। अभी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको परचेज करनी, खरीद लो, बाद में उसका पेमेंट कर देना जब उसका बिल बनेगा यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप में से जो हम लगातार आपको 8 PM पर पीपीबी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार आपको पीपीबी जो क्लासेस है 8 PM पर मिल रही हैं। तो अगर आप वो क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो क्वेश्चंस को अटेंड करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। और ये है क्वेश्चन नंबर 10। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड द इशुएंस ऑफ प्रोप्राइटरी कार्ड बाय द ऑयल कंपनीज एंड कंज्यूमर स्टोर्स इन द अर्ली 1900, है ना? इनमें से जो प्राइमरी पर्पस क्या था यहां पर जो कार्ड इशू करने की परंपरा शुरू हुई, तो उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है यहां पर जो कस्टमर लॉयल्टी है उसको क्रिएट करना, ठीक है, कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाना, और इसके साथ साथ अपनी जो सर्विसेज है उसमें यहां पर इंप्रूवमेंट करना, है ना, उसमें यहां पर सुधार करना। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और आज से जेआईबी का नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप सभी के पास में लास्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस बैच में एनरोलमेंट करने की। कैसे एनरोलमेंट करोगे? एनरोलमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। विजिट कीजिए adda247.com पर और अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और ये डाउनलोड करने के बाद में जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहां पर आ जाएगा जेआईबी में 2024। और आज से जो आपके लिए बिल्कुल नया बैच शुरू हो रहा है उसका नाम है शपथ जेआईबी में 2024 बैच। और यहां पर जो रेजोल्यूशन जेआईबी में 2024 बैच है, बाइलिंगुअल बैच और इंग्लिश मीडियम बैच, दोनों बैच आज से शुरू हो रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहां पर चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और लास्ट चांस है इस बैच में एनरोलमेंट करने का। सिंपली आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जो कोड है, स्पेशल कोड है, वो है Y195। ये कोड है यहां पर, ठीक है। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो स्टार्टिंग में Y लगा लेना, Y195 स्पेशल कोड है आप सभी के लिए। इससे अगर आप देखोगे डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? यहां पर 79% का जो डिस्काउंट है डायरेक्टली मिल जाएगा। 1% का जो डिस्काउंट है वो आपको adda247 एप्लीकेशन में कॉइंस की फॉर्म में मिलेगा। तो पूरा 80% का डिस्काउंट हो जाएगा, 80% का डिस्काउंट हो जाएगा ये कोड इस्तेमाल करने पर। डायरेक्टली 18,485 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4,913 रुपीज, 4913 रुपए में पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। एनरोलमेंट करके अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तैयारी शुरू कर दो, सो दैट मई 2024 में जो एग्जाम है वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में क्लियर हो जाए। अभी एनरोलमेंट करोगे तो आज से ही आपको जो क्लासेस हैं वो लेक्चर नंबर 1 से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी